स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आपके साथ हूँ। जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ताकि और बच्चों तक पहुँचे। और जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक देंगे और कोई डाउट होगा तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम उस चीज़ को देखते हुए आगे की तरफ इम्प्रूवमेंट करके आगे बढ़ सकें। तो हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने बताया भी था कि MWF में मैथ और TTS में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम फिजिक्स के साथ हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैंने जब यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने बताया भी था कि जो यूनिट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में यूनिट आती है और अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए यूनिट इम्पोर्टेंट होती है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर हमें यूनिट निकालने आ जाएगा तो हम डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजीली कर लेंगे। तो आज उसी पे आते हैं कि देखते हैं कि हमारा यूनिट की वजह से हमारी ये सारी चीज़ें कैसे आसान होती हैं। तो पहले हम थोड़ा बेसिक जाएंगे कि हम डायमेंशन फॉर्मूला को करते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, फिर हम सीधे यूनिट लिखेंगे, सीधे कर लेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो आते हैं टॉपिक पे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा चैनल के साथ ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या है और कैसे करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक की बात करेंगे चाहे कंपटीशन की बात करेंगे, इस सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम का, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना। डायमेंशनल एनालिसिस में तो हम लोग पढ़े थे कि कोन का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है। तो एक्चुअली वो सारी चीजें क्या होती थी, अगर हम डायमेंशन को बोले तो हिंदी मीनिंग होता है दायरा। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी फिजिक्स में तो वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इसको बोलते थे। तो डायमेंशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। The dimension of the physical quantities are the power or exponent to which the fundamental quantities must be raised to represent that physical quantity। बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीधे पहले डेफिनेशन फिर फॉर्मूला देखते हैं। तो कह रहे हैं कि डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिर फंडामेंटल आया था, फिर डिराइव्ड आया था। तो फंडामेंटल पे हमने देखा था कि जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर क्या चढ़ाएं ताकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को करेक्टली रिप्रेजेंट कर सके। जैसे हम बोले एग्जांपल के लिए कि हम ले ले डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इससे पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। जैसे हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7, तो हम मास को स्क्वायर ब्रैकेट में m से लिखते हैं, लेंथ को L से, टाइम को T से, टेम्परेचर को केल्विन से,
करेंट को एम्पियर से, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD कैंडेला की, और कौन सा बचा 33 मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो ये इसका डायमेंशन है। मास को मैं कैसे लिखता हूँ, m से लिखता हूँ, लेंथ को l से, टाइम को t से, टेम्परेचर को केल्विन k से, करंट को एम्पियर से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को। तो हम जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये हमें 7 फंडामेंटल पता होना चाहिए, और बाकी सब हम जस्ट निकालेंगे। और अभी के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो कम से कम तो हमें मतलब तुरंत सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आता है तो हम बाकी का फॉर्मूला कर सकते हैं। तो हम आते हैं। तो ये बोल रहा है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमने अभी देखा कि मास को m से लिखते हैं, तो ये मास हमारा, और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को मेजर कैसे करते हैं मीटर में, तो लेंथ ही हुआ, ब्रेथ भी लेंथ ही है, हाइट भी लेंथ ही है। तो L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये हमारा क्या बना, मास, सारे को ऊपर भेज देंगे तो ml-3। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी का बना, यानी कि m का पावर 1 l का पावर -3। तो यानी कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी में से मास का पावर 1 करते हैं, लेंथ का पावर -3 करते हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी जो डेंसिटी है। तो ये क्या कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को रेज करिए ताकि एक फिजिकल क्वांटिटी बने, तो हम उसको बोलेंगे कि डायमेंशन है, वो उसका डायमेंशन है। और बेसिकली यहां से भी देखिए तो हमने बोला था कि डायमेंशन मतलब होता है दायरा, यानी कि हमारी डेंसिटी है किस चीज पे डिपेंड करती है, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो मास पे कैसे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करती है, वही हमारा आया ml-3। ठीक है, तो m का पावर 1 l का पावर -3, ऐसे ही अभी बहुत सारा हम लोग निकालेंगे। तो अब आता है डायमेंशन फॉर्मूला। अभी तक हमने देखा कि डायमेंशन क्या होता है, तो हमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके पावर को रेज करना है ताकि एक फिजिकल क्वांटिटी मिले। अब मैंने बोला कि डायमेंशन फॉर्मूला DF, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो एक्सप्रेशन जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोले कि ml, ये एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से ये एक एक्सप्रेशन बना है। तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात की बात है कि हम देखेंगे कि ये किसका है, तो ये हमारा मास है, और ये Lt-2 हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सप्रेशन होगा उसको हम फॉर्मूला बोलेंगे। और हम बेसिकली फॉर्मूला भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि ये हमारी, जैसे हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो बिल्कुल वैसे ये अब आते हैं हम लोग बहुत सारा, एक और है डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो जब फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करके लिखते हैं तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। क्या कि जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करके लिखते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम बोले कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो ये हमारा बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m
सॉरी मीटर लेंथ LT-2, ठीक है। एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन फॉर्मूला बना। अभी हम लोग सारा निकालेंगे। तो जब हम एक्सेलरेशन को इसके डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेट करके लिख देंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या है कि जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वालिटी साइन, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है। और मैथ में भी हम पढ़े हैं कि जब हम LHS को और RHS को एक साथ लेते हैं इक्वेशन तभी बोलते हैं। तो बेसिक वही पार्ट है। अब आते हैं कि निकालते कैसे हैं और यूनिट की वजह से इजी कैसे हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि कैसे निकालते हैं और अगले में इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ये किस चीज में हेल्प करता है। अगर ये फेल होता है तो हम क्या पढ़ते हैं। बेसिकली जब ये फॉर्मूला फेल होता है हमारे 11th लेवल का या 12th लेवल का, तो उसके बाद एक थ्योरम आता है, वो पाई बकिंघम थ्योरम, बकिंघम पाई थ्योरम आता है जो कि हायर एजुकेशन में यूज होता है। तो हम लोग को उसको अभी नहीं पढ़ना है, अभी आते हैं। अब जैसे निकालना है हमको, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, तो इसका L हो गया। टाइम को मेजर करते हैं T से, लिखते हैं T से, तो इसका क्या हुआ LT-1, ठीक है। इसको वेलोसिटी का भी सेम होगा, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका निकालेंगे तो वेलोसिटी का या स्पीड का तो आ गया LT-1 अपॉन T, तो इसका क्या बना LT-2, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का आ गया। अब और सारा निकालते हैं या इसी को सीधे सीधे देख के चलते हैं कि हमारा आसान कैसे हो रहा था। ये कंसेप्चुअल अप्रोच है, ये हमारा कंसेप्ट है जो प्रोसेस के अलॉन्ग आ रहा है। अब यूनिट की हेल्प से इसी चीज को हम यूनिट की हेल्प से देखते हैं। हमें पता है कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, 1 मिनट बाय यूजिंग यूनिट। बेसिकली हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हमें यूनिट आता है तो हम ये सारा प्रोसेस छोड़ के सीधे वहां पहुंच सकते हैं। जैसे कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और टाइम को टाइम सेकेंड में होता है, ये T-1 हो गया। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को मेजर मीटर है तो मीटर को लेंथ से और टाइम का -2, ये हो गया। अब ऐसे ही और भी देख लें, जैसे फोर्स देख लें। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो केजी किसका है, मास का है, तो मास। ये मीटर किसका है, लेंथ का है, तो L, और ये डिवीजन में हो रहा है यानी T का पावर -2, तो हमारा फोर्स का सीधे आ गया यानी M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2। ओके, तो ऐसे हम लोग जब हमें यूनिट पता होता है तो हम सीधे कर ले जाते हैं। और बेसिकली हम लोग को जो बेसिक है स्पीड से लेके एनर्जी तक पता होना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अभी और हम देखते हैं। तो यूनिट अगर आता है ना तो सीधे हम 2-3 स्टेप गोल करके सीधे आंसर पे पहुंच जाते हैं। और तो हमने फोर्स तक देख लिया, फोर्स के बाद आते हैं वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, अब ये ऐसे बोल रहे हैं, फोर्स की यूनिट हमारी क्या हुई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको और एक बार कर लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा लेंथ ही है। ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं केजी में। इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी यूनिट हो गई मीटर। ठीक है, मीटर में ही करते हैं। अब इसको लिखते हैं मास से, केजी को m से, और यहाँ पे लेंथ है तो एक m1 यहाँ पे है, एक m1 यहाँ पे है,
तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, यानी कि m का पावर 2 यानी कि ml², ओके, एंड यहाँ पे t का पावर -2, सीधे सीधे आ गया क्या कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको बस करना था। मास को केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। अब हमें पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन में पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे m का पावर 1, यहाँ पे m का पावर 1, कितना हुआ m का पावर 2। तो यहाँ पे अब मीटर जो है वो लेंथ की है, तो डायमेंशन फॉर्मूला में l लिखते हैं, तो l का पावर 2। और ये अब आता है कि एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर होता है, तो इसका भी वही आएगा ml²t-2, ओके। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। अब हम निकालें एक और मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को कैसे लिखते हैं? केजी में, केजी इंटू वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ओके, मास इंटू वेलोसिटी। अब केजी है तो केजी किस चीज का है? मास का है, और मास का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है? m से। और यहाँ पे फिर बचा हमारा मीटर, लेंथ है तो l पर सेकेंड यानी t का पावर -1। तो ये हमारा बन गया मोमेंटम का। तो ऐसे ही हमारा सारा होता है। अब थोड़ा सा टिपिकल वाला करते हैं जिसमें कैलकुलेशन आता है, ओके। तो आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओ या रेफरेंस बुक के थ्रू जाओ, आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएंगे जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। बस इतना याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर यूनिट कैलकुलेट करने आ रहा है तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए बहुत टाइम बचता है। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन फॉर्मूला पढ़े थे, Fg इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², ओके। ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़े थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप जो है जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ओके। तो हमें क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है। आते हैं तो जी इक्वल टू क्या होगा? एफ ग्रेविटेशनल इंटू r² अपॉन m1 m2, ओके। फोर्स का अभी पढ़ के आए थे कि मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे mg होता है तो यूनिट तो वही होगी। तो हमारा फोर्स का क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का lt-2 mlt-2, ओके। फिर कह रहा है इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस ही तो होता है। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मीटर से, और वो किसका है? तो लेंथ का है, तो l², ओके। अब हमारा मास का है, तो मास को कैसे मेजर करते हैं? m लिखते हैं और यहाँ पे एक m। तो हमारा g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? अब m का पावर 1, l का पावर 1, l का पावर 2, m का पावर 1, m का पावर 1। जब कुछ नहीं रहता तो हम उसको 1 ही समझते हैं ना। तो अब यहाँ पे आया कि अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, तो m का पावर 1 और m का पावर 2, यानी कि m का पावर 1 - 2, ओके। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो m का पावर 1 - 2, l का पावर 1 और ये 2, 1 + 2 एंड t का पावर -2। तो हमारा ये क्या बनेगा? m इनवर्स l3t-2। तो ये हमारा जो बना ग्रेविटेशन कांस्टेंट का बना, एक बार देख लेते हैं। mlt-2 l² m1 m2, ओके। तो 1 और 2 ऊपर गया तो -1, ओके। l3 और t-2, गुड। ऐसे हो गया। तो हमारा ये जो बना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब और निकालते हैं, एक दो और करते हैं। बस फॉर्मूला सजाने आना चाहिए और सॉल्व करने आना चाहिए। अब एक और हम लोग करते हैं, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू Q
के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, अब हमसे के का पूछ रहा है कि के का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए आप। df ऑफ के, तो फॉर्मूला वही है, के इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, अब एक का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब Q1 Q2 का यहाँ देख लेते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q, अब हमें पता है कि कूलम का होता है सेकेंड, लेकिन हमें यूनिट पता है ना, कूलम का होता है चार्ज, टाइम का सेकेंड, और I का एम्पियर होता है। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में करंट की यूनिट तो पढ़ी थी एम्पियर, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या होगा, IT, यानी कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमारी क्या आएगी, 80 आएगी, राइट। I इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, और हमें पता है कि एम्पियर जो लिखते हैं वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की पार्ट है, तो हम उसको यहाँ से Q इक्वल टू IT, यानी कि इन द रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, 80 हो गया। तो बस हम यहाँ पे एक 80 और यहाँ पे एक 80 रख देंगे। ओके, करेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज, तो करेंट इंटू टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये मीटर स्क्वायर लेंथ का। अब हम इसके आगे आते हैं, अब बस थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो यहाँ पे तो मास का पावर 1 ही है, m का पावर 1, l का पावर 3, 1 प्लस 2 3, एंड यहाँ पे t का पावर -1 और यहाँ पे 1, तो ये नीचे टोटल 2 हुआ t का पावर, और ऊपर -2 है, यानी कि t की पावर -4, -2 और -2 कितना हुआ, -4। अब क्या बचा हमारा, ये बचा एम्पियर, a की पावर -2। तो ये जो a है वो हमारा एम्पियर है, तो हमारा k का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया m1 l3, एक बार देख लेते हैं, m1 मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू करंट इंटू टाइम, a का पावर -2, t का पावर -2 -4, एंड l का पावर 1 प्लस 2 3, एंड m का पावर 1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, यानी कि हमें अगर यूनिट पता है, फॉर्मूला पता है, तो ये सारी चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटी तो साथ ही है, लेकिन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अब जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और ये हम यूज क्यों करते हैं। तो अभी जाते जाते थोड़ा सा हिंट देके जाते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला चेक करना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे वगैरह हम लोग पढ़े हैं, तो उसको चेक करने के लिए ये सही है कि गलत है, हम डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम नए फॉर्मूला बनाने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना कमांड रहेगा हमारी चीजें उतनी स्मूथली फ्लो करेंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।